यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि रिसर्च पर है। इसमें हम ये कुछ चीजों को देखेंगे जो कि मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च और रिसर्च डिजाइन, अनुसंधान के अर्थ, विशेषताएं और अनुसंधान की जो डिजाइनिंग होती है वो किस प्रकार होती है। तो रिसर्च एक एक्टिविटी है, गतिविधि है जो चलते रहती है। इसके ये सारे कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है हाई ऑर्डर का। आपने लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ा होगा टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट में, है ना। राइट। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग में हमने आपको 3 ऑर्डर बताए थे। तो जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर था वो था रिफ्लेक्टिव लेवल, है ना। जो रिसर्च का जो काम है वो इसी लेवल में आता है कि जो एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, मतलब जो इंटेलेक्चुअली लोग ट्रेंड है, जो इंटेलेक्चुअली सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, वो इस एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं। तो रिसर्च में हम क्या करते हैं, किसी भी फेनोमेनन, कोई भी घटना घटा, कोई भी इवेंट हुआ या कोई भी एक्टिविटी है, हम उसकी जांच पड़ताल करते हैं, ठीक है। और उस जांच पड़ताल के हिसाब से हम एक अपना रिपोर्ट तैयार करते हैं जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स है रिसर्च कैरी करने के लिए। इसका एम्स क्या होता है कि आप डेटा डिस्कवर करो, फैक्ट्स डिस्कवर करो और उन सबको मिला जुला के कुछ नया इंटरप्रिटेशन लेके आओ। टू अराइव एट कंक्लूजन टू फॉर्मुलेट न्यू थ्योरीज। इसमें क्या होता है, अंत में आप एक नई थ्योरीज बना देते हो। आपने जिस टॉपिक पर रिसर्च किया, हो सकता है उससे नए लॉज बनने लगे, या फिर जो ऑलरेडी स्टैब्लिश थ्योरी लॉज है उनमें जो भी गैप्स है या उनके जो भी क्रिटिसिज्म है उसको देखते हुए आप नई चीजों को ला सकते हो कि कहाँ पर सुधार होने की जरूरत है। जो आपका रिजल्ट निकलेगा रिसर्च का, आप उसको पीयर रिव्यू में डाल सकते हो, है ना। तो जो एक्सपर्ट्स है वो उसका जांच करेंगे कि जो आपने रिजल्ट दिया है, जो आपने रिसर्च करके रिपोर्ट सबमिट करी है, वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं, रिसर्च के जितने पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो कर रहा है या नहीं। तो इसमें क्या होता है कि जो एक नॉलेज का जो पूल है उसमें आप नए नॉलेज को ऐड करते हो। जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें आपके रिसर्च का एक और एडिशन हो जाता है, कंट्रीब्यूशन हो जाता है। तो जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है आप उसमें अपने नॉलेज को और ऐड करते चले जाते हैं। तो इस तरीके से हम रिसर्च एक्टिविटी को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो ये इसका एक डायग्राम समझ लो जो कि एक्सप्लेन करता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किसी भी रिसर्च प्रोसेस का। सबसे पहले इसमें आती है थेरीज। थेरी मतलब सिद्धांत। थेरी क्या है, एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, एक ज्ञान का एक निकाय है जो कि स्टैब्लिश करता है कॉज एंड इफेक्ट, किसी भी दो चीज के बीच में या उससे अधिक चीजों के बीच में किस प्रकार के रिश्ते हैं उसको वो स्टैब्लिश करता है, वो तो थेरी होता है, ठीक है। फिर तो पहले आ गया आपका थेरी सिद्धांत। फिर आएगा हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है कि एक आप एक स्टेटमेंट देते हो, आप एक बयान देते हो कि हमें लग रहा है कि हो सकता है चाय पीने का रिलेशन हो कैंसर से, है ना? तो आप एक रिसर्च के लिए एक हाइपोथेसिस दे सकते हो। अंत में क्या होगा, या तो रिलेशन होगा तो यस, या फिर रिलेशन नहीं होगा तो नो। ये होता है कंक्लूजन ऑफ द रिसर्च। तो ये जो रिलेशनशिप दिखा रहे हैं दो या दो से अधिक और भी चीजों को आप जोड़ सकते हो फर्दर रिसर्च में जब आप रिसर्च कर रहे हो। तो हाइपोथेसिस क्या होता है कि स्टेटमेंट होता है जो कि प्रेडिक्ट करता है कि शायद ऐसा हो। जब आप रिसर्च कर रहे हो तो कुछ भी निकल सकता है आपके रिसर्च के अंत में, हो भी और ना भी हो। तो उसको कहते हैं हाइपोथेसिस, जब परिकल्पना। ये अफर्मेटिव होता है, ये याद रखना, मतलब पॉजिटिव, सकारात्मक। फिर है वेरिएबल्स। जो भी आप चीजों को बीच में रिलेशन, जैसे चाय और कैंसर का मैंने आपको एग्जांपल दिया, चाय एक वेरिएबल है, कैंसर भी एक वेरिएबल है, इन दोनों के बीच का रिश्ता आप ढूंढ रहे हैं। डेटा कलेक्शन, अपने रिसर्च को कैरी करने के लिए आपको जो भी डेटा फैक्ट्स जो भी सामग्री चाहिए आप उसको इकट्ठा करोगे। उस डेटा को फिर आप ऑर्गेनाइज करोगे तरीके से। जब ये होगा तो आप उसको एनालाइज करोगे। एनालाइज करने के बाद आप इंटरप्रेट करोगे कि क्या चाय और कैंसर के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरह का। फिर आप कंक्लूजन दोगे कि रिलेशन है तो किस प्रकार का है, नहीं है तो क्या है, ठीक है। आपने एक रिसर्च किया, उसके बाद फिर न्यू फाइंडिंग्स हो सकती है, कुछ और नया ऐड हो जाए,
और इसमें नेक्स्ट आएगा जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन मतलब कि आपने जो रिसर्च किया था आप क्या उस थ्योरी को बड़े लेवल पर अप्लाई कर सकते हो क्या, सामान्यकरण कर सकते हो क्या। फिर टेस्ट एप्लीकेशन, जब आप अप्लाई कर रहे हो बड़े लेवल पर तो उसको टेस्ट करना है कि सही तरीके से अप्लाई करने का मेथड जो फॉलो हो रहा है या नहीं। आपके जो फाइंडिंग्स है उसके वो वैलिड है कि नहीं, जो आपने बोला कंक्लूजन में यस या नो, यस बोला तो उसका आधार क्या है, नो बोला तो उसका क्या आधार है, वो सही है कि नहीं, मान है कि नहीं। फिर पीयर रिव्यू के पास जाएगा, जो एक्सपर्ट्स बैठे होंगे इस रिसर्च के इर्द गिर्द, वो रिव्यू करेंगे। फिर अंत में क्या होगा, जो आपने रिसर्च किया है वो जो पूल ऑफ नॉलेज है उसमें इसका एक एडिशन हो जाएगा। ये होता है स्टेप बाय स्टेप किसी भी स्टेप प्रोसीजर के रिसर्च प्रोसेस। तो कोई भी रिसर्च जो है कैसा लग रहा है, बहुत ही लंबा प्रोसेस, टाइम टेकिंग है, टायरिंग भी हो सकता है जो रिसर्चर रिसर्च कर रहा है वो बोर हो जाए, तंग आ जाए रिसर्च करते करते, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाए कुछ समय बाद। तो ये सब इसके क्या है, ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं, क्योंकि रिसर्च जो है वो बहुत ही लंबा प्रोसेस है, चलते रहता है स्लोली। तो यहाँ पे उन सारे स्टेप्स को एक्सप्लेन किया कि जब आपने एक बार हाइपोथेसिस परिकल्पना तैयार हो गई तो आप क्या करोगे, अगला स्टेप है कि उसको टेस्ट करोगे कि वो वैलिड है कि नहीं। वैलिडिटी मतलब क्या होता है कि आप जो रिसर्च कर रहे हो, आपके जो सवाल है कुछ रिसर्च के, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने चाय और कैंसर के बीच का मैंने आपको बोला है, ठीक है। तो आपको जो सवाल है आपको उसी पर टिके रहना है और उसी के हिसाब से रिसर्च करना है, कुछ इधर उधर भटकना नहीं। तो वो होता है वैलिडिटी। तो वैलिडिटी कैसे करते हैं, आप वेरिएबल्स आइडेंटिफाई कर लिए, यहाँ पर ये एग्जांपल मैंने आपको दिया चाय और कैंसर का। आप डेटा कलेक्ट करोगे, फैक्ट्स को असेंबल करोगे, फिर उसको एनालाइज करके फिर इसमें स्टडी करोगे क्या रिलेशन है कि नहीं इन दोनों के बीच। अब वेरिएबल क्या होता है यहाँ पे एक्सप्लेन है। वेरिएबल एक एलिमेंट हो सकता है, एंटिटी हो सकता है, कोई भी फैक्टर हो सकता है जो कि आप अपने रिसर्च में इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके अलग अलग क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वैल्यूज हो सकते हैं। देखो क्वांटिटी मतलब संख्या से रिलेटेड होगा, एक दो तीन इस तरीके से। क्वालिटी मतलब एट्रीब्यूट्स, इसमें लेबलिंग होगी, ठीक है। तो क्या होता है कई बार जो आपका वेरिएबल्स है वो चेंज भी हो जाता है रिसर्च के समय, कुछ चीजों को पिक करते हो कुछ चीजों को छोड़ देते हो, वो शायद वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव वैल्यू भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए, क्वालिटेटिव वेरिएबल वो होता है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो, नाप नहीं सकते क्वालिटी के टर्म में, लेकिन उसके एट्रीब्यूट्स, उसकी जो विशेषता है उसको आप देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल है क्वालिटेटिव पे यहाँ पर कि मान लो आंखों का कलर, जेंडर, ये सब इसमें लेबलिंग कर देते हैं, है ना। आंखों का कलर ब्राउन है उसका एक कैटेगरी, ब्लू है उसका एक कैटेगरी, ब्लैक है उसका एक कैटेगरी। जेंडर को आप डिवाइड कर सकते हो तीन या तीन से भी अधिक में भी, मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर्स, अदर्स, और भी बहुत सारे कैटेगराइजेशन है। तो क्वालिटेटिव में ये आती है लेबलिंग और नेम्स। क्वांटिटेटिव में आपका संख्या आ जाएगा, कितने बच्चे थे, आबादी कितनी थी। तो क्वांटिटी मतलब जो आप गिन सकते हो नंबर, क्वालिटी मतलब उसकी विशेषता बताओ, एट्रीब्यूट्स, उसके क्या एडजेक्टिव है जो उसको डिफाइन कर रहे हैं। इतना दूर क्लियर है सभी को, एक बार सभी बताओ हाँ या ना। किसी को कुछ समझ नहीं आया इसको मतलब इतना दूर से। बताओ जल्दी। मैम आ गया है समझ में। आगे पढ़ाओ मैम, आ गया। फिर एक वेरिएबल का दो टाइप होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसका वैल्यू जो है कांस्टेंट होगा, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, जैसे चाय और कैंसर, है ना। तो यहाँ पर एक डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, और उसको मैनिपुलेट करने से क्या होगा, जो जो आपका रिसर्च चल रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उस पर असर पड़ सकता है।
जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर असर पड़ सकता है। तो ये होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैम इसे फिर से थोड़ा समझाइए। अब इसमें है कि जब आपने एक बार डेटा वगैरह कलेक्ट कर लिया सिस्टमेटिकली, उसको असेंबल कर लिया, उसकी स्टडी कर ली, तो उसके बाद एनालिसिस पे आप जाते हो। तो बहुत सारे मेथड से कि आप स्टडी कर सकते हो कि आपका डेटा किस प्रकार का क्वालिटेटिव डेटा है या फिर क्वांटिटेटिव डेटा है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों आपको बता दिया मैंने। क्वालिटी में आएगा क्वालिटीज, एट्रीब्यूट्स, और क्वांटिटी में आएगा संख्या। ठीक है, तो डेटा को आप इसी प्रकार से ऑर्गेनाइज करोगे, कौन क्वालिटेटिव डेटा है, कौन सा क्वांटिटेटिव डेटा है, और उसके आधार पर आप इंटरप्रिटेशंस इन्फरेंसेस निकालोगे। जब आप इंटरप्रेट करोगे तो कुछ आपकी फाइंडिंग्स आएगी, उसके हिसाब से फिर आप अंत में निष्कर्ष कंक्लूजन पर पहुंचोगे, जिसके कारण क्या होगा, एक सिमुलेशन आएगा, सामान्यकरण का प्रोसेस आएगा, जिसको आप टेस्ट कर सकते हैं क्या उसको हम किसी और एप्लीकेशन या किसी और प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मॉडर्न रिसर्च के, जो अभी रिसर्च हो रहे हैं अभी के वक्त में। एक तो मैंने आपको पहले बताया, हाईली इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है शुरू में, लंबे समय तक चलता है, धीरे धीरे चलता है, थका भी सकता है ये आपको रिसर्च, और कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकती है। रिसर्च में डिमांड करता है इंटेंसिव स्टडी, बहुत गहन अध्ययन, पूरा समर्पण, डिवोशन, पेशेंस, आपका हर चीज दे लेगा रिसर्च, और कंटिन्यूअस एफर्ट, लगातार आपको एफर्ट लगाते रहना। आपको गोल है, जो ऑब्जेक्टिव से रिसर्च के, आप उसको पूरा कर पाओ। दूसरा है कि इससे नॉलेज का ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट होता है। जैसे जितने आप रिसर्च करोगे उतना ज्यादा नॉलेज में एडिशन होते जाएगा, तो आप उस नॉलेज का इस्तेमाल कर सकते हो और भी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए, है ना, अप्लाई कर सकते हो उस थ्योरी को। यहाँ पे दो तरह का रिसर्च आएगा, तीन तरह का। एक होता है फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, और एक्शन रिसर्च। ओके, फंडामेंटल रिसर्च है कि जो आपने रिसर्च करी, आपने थियरीज बना ली, प्रिंसिपल्स डेवलप किए, अब आप प्रिंसिपल, आप जब इस थियरी का इस्तेमाल करते हो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इमिडिएटली, तो वो होता है एक्शन रिसर्च, कि आप उनको तुरंत उसको इस्तेमाल कर रहे हो इस पर्टिकुलर समस्या को सॉल्व करने का। और अप्लाइड रिसर्च में कि आप उसी फंडामेंटल थियरी का इस्तेमाल करते हैं बड़े लेवल पर, ताकि आप जो समस्या आने वाली या होने वाली है आप उसको टैकल कर सको, आपके पास एक फ्रेमवर्क हो। तो ये होता है इसमें। अब जो आजकल के जो रिसर्च हो रहे हैं वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। आपने एनईपी 2020 में भी देखा होगी, सरकार एनविजन कर रही है कि मल्टी मिरू मिरू यूनिवर्सिटीज को। मिरू क्या था बताओ कोई? हमने आपको जो 10th यूनिट हम पढ़ा रहे थे उसमें आपको हमने मीरू के बारे में बताया था। मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिवर्सिटीज है ना। तो अलग अलग इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर्स बनाए जा रहे हैं एनईपी के तहत, यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है मॉडर्न रिसर्च के। और भी है कि एक कॉर्पोरेट एक्टिविटी है, मतलब कि यहाँ पर आपको रिसर्च के लिए गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर सकती है, कोई प्राइवेट इंडस्ट्री स्पॉन्सर कर सकती है, या फिर कोई भी एजेंसी स्पॉन्सर कर सकती है, कोई भी वैसे एनजीओ वगैरह है ना। वो किसी गांव में आपको भेज देगी डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो आपको उसके लिए पैसे देगी, है ना, फील्ड वर्क के लिए। और आप अगर उस पर रिसर्च प्रोजेक्ट से जुड़े हो तो उसके लिए आपको अलग से फंडिंग मिलेगी। तो ये करे कॉर्पोरेट एक्टिविटी है कि आप मिलजुल कर करते हो, और वहाँ पे फंडिंग का भी क्वेश्चन आता है, या तो सरकार आपको फंड कर रही है आपके रिसर्च के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हो जेआरएफ के लिए, राइट, तो ये क्या है, फेलोशिप है। फेलोशिप का करना है कि आप जो रिसर्च कर रहे हो उस पर इस पैसे को खर्च करना है। ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको अगर कुछ डेटा कलेक्ट करना है, उनके कुछ समस्याओं को सुधारना है, तो वो भी रिसर्च कराती है। और अलग अलग एजेंसीज, फॉर एग्जाम्पल एनजीओ वगैरह भी रिसर्च कराती है, ताकि उनको सही डेटा मिल सके और जो एग्जिस्टिंग समस्या है समाज में वो उसको रिजॉल्व कर सके। ओके, ये है। और इसमें रिसर्च वर्क कोई भी नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत ही प्रोफेशनल लोग चाहिए, जिनके पास एक एक्सपर्टीज होती है किसी खास डिसिप्लिन में, जहाँ पर वो अच्छे से इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च कर सकते हैं। वरना क्या होगा, जो पैसा है वो बर्बाद हो रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है, कोई भी
जो नया एडिशन है था नॉलेज के लिए, उसमें भी रुकावट आ सकती है, इसलिए प्रोफेशनल्स का होना जरूरी है। जो भी रिसर्च का रिजल्ट आएगा आप उसको रिपोर्ट करोगे, किसी जर्नल्स में, आर्टिकल्स में, बुक्स में आप उसको पब्लिश करोगे, लोगों तक पहुंचाओगे, है ना। जैसे ही वो मार्केट डोमेन में आएगा तो और लोग उसको पढ़ेंगे और उसके आधार पर कुछ नया रिसर्च, कुछ नए सवाल डेवलप हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें है साइटेशन। अगर मान लो मैंने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करा, राइट, और आप अभी कोई आर्टिकल लिख रहे हो, तो अगर आपने हमारा जो लिखा हुआ लाइन है उसको एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट किया हूबहू, तो मुझे उसका क्रेडिट मिलेगा, उसको बोलते हैं साइटेशन। साइटेशन एनालिसिस होता है बहुत सारे रिसर्च पेपर का, जिससे पता चल रहा है कि वो रिसर्च पेपर कितने काम का था कि बाकी के लोग भी इस्तेमाल कर पा रहे हैं, या उससे किस तरह के सवाल डेवलप होके और इम्प्रूवमेंट हो रहा है नॉलेज प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये था साइटेशन एनालिसिस। फंडिंग, अभी हमने आपको बताया कि फंडिंग करना है रिसर्च के लिए, गवर्नमेंट्स कर सकती है स्टूडेंट स्कॉलर्स को, या अलग अलग इंडस्ट्रीज है, अलग अलग प्रकार के फेलोशिप्स हैं जो कि फंड कर सकती है रिसर्च प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। रिसर्च फैसिलिटीज, तो किस तरह से आपको स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरी दी जाएगी ताकि आपको वहां पर डेटा मिल सके, आपको एक्सेस हो बहुत सारी चीजों का। इसमें अभी के टाइम में इंटरनेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है, किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन को रिटेन करने का, रिकॉर्ड करने का, प्राप्त करने का। आपस में आप शेयर भी कर सकते हो डेटा, इंफॉर्मेशन, आर्टिकल्स वगैरह ईमेल के माध्यम से, कॉन्फ्रेंसेज हो रहे हैं अगर ऑनलाइन, इस तरीके से ऑफलाइन भी, लेकिन यहाँ पर इंटरनेट की बात हो रही है तो हम ऑनलाइन बातें कर रहे हैं। तो इतना इजी होते जा रहा है, नेटवर्किंग इजी हो रहा है, लोग आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है वो फिर आपस में बाद में कनेक्ट करें, कुछ नए रिसर्च को जन्म दे, नए रिसर्च पर काम करें, और उससे क्या होगा, हमारे कंट्री में जो प्रॉब्लम है उनके सॉल्यूशन निकलते चले जाए। तो जो साइंटिफिक मेथड क्या होगा किसी भी रिसर्च को करने के लिए, लॉजिकली, स्टेप बाय स्टेप, है ना। सबसे पहले आपको तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि आपका रिसर्च टॉपिक क्या होगा। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, जो भी लिटरेचर है मार्केट में अवेलेबल, जो भी अवेलेबल है इंटरनेट पे पब्लिश्ड है, आप उन सबको पढ़ोगे, एसेस करोगे, समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, फिर वहां से आप गैप निकालोगे कि ये वाला मिसिंग है, इस पे रिसर्च कर सकते हैं। तो जो भी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड फैक्ट्स, फिगर्स आपके टॉपिक पे, आप उसको कलेक्ट करोगे, उसको देखना शुरू करोगे, हाइपोथेसिस बनाओगे। अभी हमने आपको बताया था, एक स्टेटमेंट बनाओगे कि हमें लगता है कि चाय और कैंसर के बीच में भी कुछ रिलेशन है ना, इस तरह से। फिर आपने जो हाइपोथेसिस बनाई आप उसको टेस्ट करोगे, और जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया आप उसको इकट्ठा करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे अलग अलग तरीके से, क्वालिटेटिव डेटा है या क्वांटिटेटिव डेटा है, उस पर किस तरीके का उसको कैसे एनालाइज करना है, और फिर अंत में आपका एक निष्कर्ष निकलेगा। निष्कर्ष के बाद आप जनरलाइज कर दोगे, सेम चीज जो मैंने आपको पहले बताई वही रिपीट हो रही है, और आप अपने रिसर्च रिजल्ट को प्रेजेंट कर सकते हो, पब्लिश करा सकते हो, पीयर रिव्यू के पास भेजोगे, वो देखने के लिए कि आपका जो रिसर्च है, रिसर्च पेपर है, उसमें कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि मार्केट के लिए आपको पब्लिश कर देना है, वो फॉरएवर रहेगा, तो गलतियां, एरर, इस तरह की चीजें को, पॉसिबिलिटीज को कम करना होता है। तो ये था स्टेप्स, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे स्टेप्स के कई बार कि आप क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो। देन नेक्स्ट है रिसर्च डिजाइन। डिजाइन में क्या होता है कि आप कुछ नहीं करते, उसमें अरेंजमेंट करते हो, कंडीशंस, कि आप जो डेटा को कलेक्ट करोगे, एनालाइज करोगे, किस तरीके से करोगे, आपके क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, कितने समय तक आपका रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा, आपको कितनी फंडिंग चाहिए, ये सारे के सारे सवाल जो रिसर्च डिजाइन के अंदर आते हैं। सबसे पहले आएगा स्टेटमेंट, हाइपोथेसिस, कि आपका रिसर्च का प्रॉब्लम क्या है, आप इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हो, ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट क्यों है, जो आप हाइपोथेसिस लेके जा रहे हो उससे क्या फायदा होने वाला है, एग्जिस्टिंग पूल ऑफ नॉलेज को, गवर्नमेंट को, सोसाइटी को, उससे क्या एडवांटेजेस है, फिर आपके क्या उद्देश्य है इस रिसर्च को करने के, आपने जो वेरिएबल्स वगैरह इस्तेमाल किए हैं वो किस प्रकार के हैं, क्या है, नहीं है, आप किस प्रकार के डेटा को गैदर करोगे, उसके सोर्सेस का क्या है, कहाँ से करोगे, डेटा को गैदर करने के तरीके क्या होंगे। आप अभी मैं आपको आगे जब क्लासेस कंटिन्यूअस चलेंगे कल से डेली,
तो हम इसमें आपको बताएंगे क्या क्या तरीके हैं डेटा कलेक्ट करने के, इंटरव्यू के माध्यम से, पब्लिक रिकॉर्ड से, आर्काइव विजिट करके, है ना, सर्वे करके। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। तो आपको रिसर्च डिजाइन में मेंशन करना होता है कि आपके मेथड्स क्या होंगे, फिर उस डेटा कलेक्ट करने के इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे, आप किस टूल का इस्तेमाल करोगे अपने डेटा को कलेक्ट करने के लिए, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के क्या अप्रोच रहेंगे, ठीक है। फिर आपको बजट कितना, फंडिंग चाहिए अपने रिसर्च कैरी करने के लिए, और टाइम स्कीम कितने समय तक में आप रिसर्च कंप्लीट कर दोगे, है ना। तो देखो, अगर आप लिंक्डइन पे हो, इंस्टाग्राम में अगर आप फॉलो करते हो बहुत सारे पेजेस को, तो हर समय समय पर कुछ कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट आते रहते हैं। तो जहाँ पर आपको ये पूरा रिसर्च डिजाइन बताना होता है कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को रिसर्च करना चाहते हो, इससे ये फायदा होगा, इसका ये है, इतना बजट चाहिए, इतना समय तक के लिए चाहिए। ये सारी की सारी चीजें आपको इसमें स्पेसिफाई करनी होती है। आप जिनको भेज रहे हो, अगर उनको आपका प्रपोजल रिसर्च डिजाइन कन्विंसिंग लगेगा, तो हो सकता है वो आपको फंड कर दे, है ना, रिसर्च कैरी आउट करने के लिए, और भी अलग अलग फैसिलिटीज दे सकते हैं। तो ये रिसर्च डिजाइन के अंदर है। तो रिसर्च डिजाइन के एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, गुण फायदे क्या क्या है। तो सबसे है कि जो रिसर्च डिजाइन आप बना रहे हो बहुत ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, रिलायबल हो, भरोसेमंद, वैलिड हो। आप जो सवाल लेके जा रहे हो अपने रिसर्च के लिए, आप उस पर ही स्टिक करो, इधर उधर भटको नहीं। और आपका जो रिजल्ट आए, जो कंक्लूजन आए, आप उसको जनरलाइज कर पाओ, ठीक है। ये सारे इसमें आएंगे रिसर्च डिजाइन इसमें। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जो भी हमने आपको पीछे बताया, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, जनरलाइजेशन। देखो, ऑब्जेक्टिविटी मतलब होता है कि जो मेथड है कलेक्शन ऑफ डेटा का, वो एक्यूरेट होना चाहिए। वहां पर आपका बायसनेस या आप कुछ गलती ना करो। सब्जेक्टिविटी में उसमें कोई स्थान ना हो। आप अपने कुछ एजेंडा से कुछ डेटा को पिक कर रहे हो, कुछ को ड्रॉप कर दे रहे हो। इससे क्या होगा, जो सच है, जो हॉलिस्टिक रिसर्च डेवलपमेंट है, उसमें प्रॉब्लम आएगी। इससे पैसे, टाइम, समय सब बर्बाद होगा। रिलायबिलिटी होता है कि कंसिस्टेंसी इन मेजरमेंट, आप जो भी कंक्लूजन दे रहे हो, आप उसको कितना, जितना बार भी टेस्ट करो, सेम रिजल्ट आए हर बार, मतलब रिलायबल है, कि रिसर्च ने अपनी विश्वसनीयता बनाए रखी है। तो रिलायबिलिटी डिटरमाइन करने के अलग अलग तरीके हैं, मेथड्स हैं। इसमें है कि चेक आइटम्स, कि आपने जो भी रिसर्च कर रहे हो, आप उसको एक टिक बॉक्स चेक आइटम्स बनाओगे कि सब जो जो क्वेश्चंस थे वो फुलफिल हुए कि नहीं। एक ही टेस्ट को आप बार बार डालोगे ताकि आप ये कंफर्म कर सको कि ये रिसर्च जो है रिलायजेबल है, क्योंकि एक ही तरह का टेस्ट आप बार बार दोगे तो एक ही तरह का रिजल्ट हर बार आना चाहिए। और इसमें पैरेलल फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स भी डेवलप कर सकते हो, जहाँ पर आप अलग अलग समय में एक ही कंडीशन में रख के रिसर्च को टेस्ट कर सकते हैं। हम एक अलग से वीडियो लाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी टेस्ट, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के लिए, और आपको पीवाईक्यू के क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस पर भी। वैलिडिटी की जो भी आप इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे थे अपने रिसर्च के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए, जो भी टूल्स आपने इस्तेमाल किया डेटा को एनालाइज करने के लिए, वो वैलिड होना चाहिए। इसमें एग्जांपल है कि अगर आपका काम, आपको रिसर्च में ये चेक करना है कि जॉब सेटिस्फेक्शन टेस्ट, तो वो सिर्फ इसी चीज को मेजर करे और भी किसी चीज को नहीं। जो उसके सवाल है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो क्वेश्चन है रिसर्च के, उस पर फिक्स्ड हो उनका चीज, इधर उधर भटकेंगे तो जो ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का वो कुछ नया हो जाएगा, पुराने वाले में फिर दिक्कत आ जाएगी। ओके, दैट्स इट। ये था तुम्हारा रिसर्च के मीनिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, रिसर्च डिजाइन और स्टेप्स ऑफ रिसर्च। और